Good morning, student. Class 8, History portion, Chapter number 2, From Trade to Territories, page number 15, Advantages of Subsidiary Alliance for the British. In previous lecture, we also discussed about what is subsidiary alliance and what is their features in subsidiary alliance, and what rules they make in subsidiary alliance for the Indian state and Indian ruler. Now we will discuss about advantages of subsidiary alliance for the British. मीन्स कि क्या एडवांटेजेस सब्सिडरी अलायंस से ब्रिटिश के लिए थे और डिसएडवांटेज फॉर द इंडियन स्टेट, और क्या डिसएडवांटेजेस इंडियन स्टेट के लिए थे. ऑब्वियस है, अगर कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोग्राम अगर एक को वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आता है, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को उससे प्रॉफिट है तो ऑल द डिक्लेरेशन वो इंडियंस के लिए लॉस वाला सिस्टम ही होगा. ओके, द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस वॉज एडवांटेजियस टू द ब्रिटिश एज दे कुड मेंटेन अ लार्ज आर्मी एट द एक्सपेंस of the Indian state and also got the right to interfere in their domestic and external affairs. The company was able to acquire large territories in India. इस सब्सिडरी अलायंस से पहली बात तो काफ़ी स्टेट ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल गए थे. उसके बाद इस अलायंस से, इस एग्रीमेंट से ब्रिटिश कंपनी को उसकी आर्मी को एक्सटेंड करना यानी बढ़ाने का, उसकी वेलफेयर को बढ़ाने का, उसके पावर्स को बढ़ाने का पूरा मौका मिल गया था. उसके बाद इस मिलिट्री का एक्सपेंडिचर, जो खर्चा था, वो भी रूलर्स ही पे करेंगे जो सब्सिडरी अलायंस के अंडर रूल आते हैं. और साथ साथ सब्सिडरी अलायंस से वो स्टेट जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट की है उनके इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर्स में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरफेयर करने लगी थी. तो बहुत सारे एडवांटेजेस थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल रहे थे. डिसएडवांटेजेस इंडियन स्टेट के क्या थे? इट वाज डिसएडवांटेजियस फॉर द इंडियन स्टेट्स as they lost their independence. The British resident could interfere in their day-to-day work and they did not have the right to maintain any diplomatic relations. जो इंडियन स्टेट्स के जो रूलर्स थे वो क्लियर, उनकी जो इंडिपेंडेंस थी वो ख़त्म हो गई थी. अब वो आर्मी भी रखेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की, अब जहाँ जहाँ वो जाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट की आर्मी साथ जाएगी, क्योंकि रूलर्स को सिक्योरिटी चाहिए और सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करा रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो रूलर्स के डे टू डे वर्क पे नज़र रखी जा रही थी. वो क्या कर रहे थे, कुछ गलत करते तो उन्हें रोक दिया जाता था. तो ये सारी चीज़ें क्या दिख रही हैं हमें कि हाँ, रूलर्स जो थे वो अपनी मर्ज़ी का तो कुछ नहीं कर रहे थे, अपने माइंड का कुछ सेट नहीं कर पा रहे थे. जो भी हो रहा था ये समझ लीजिए एज अ पपेट जो थे रूलर्स को इस सब्सिडरी अलायंस के थ्रू बना दिया गया था. In a way, the Indian rulers had lost their sovereignty. The policy was not without any economic burden as the ruler had to pay for the maintenance of large British army. इसके साथ साथ जो इंडियन स्टेट के रूलर्स थे वो अपने साथ अपने अदर जो नेबरिंग कंट्री है, नेबरिंग स्टेट है, उसके साथ रिलेशन नहीं रख सकते. वो कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते. हमने पीछे पढ़ा था सब्सिडरी अलायंस में. तो क्या हुआ? हेल्प नहीं मांग सकते आप किसी से भी. जब कोई एग्रीमेंट ही साइन नहीं कर सकते तो हेल्प कैसे प्रोवाइड होगी आपको? और साथ के साथ आर्मी की जो इतनी बड़ी मेंटेनेंस है वो भी आपको ही पे करनी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं पे करनी. पहले हमारी आर्मी जो रूलर्स अपनी इंडियन आर्मी रखते थे वो उन्हें वॉर में भी लेके जाते थे, उनसे सिक्योरिटी यानी बहुत सारे काम, उनकी पावर शो होती थी उस आर्मी से. और अब क्या हो रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट की आर्मी है तो उससे उन रूलर की पावर शो नहीं हो रही. पावर और पैरामाउंट क्या शो कर रहा है?
कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सुपीरियर है। People had to pay heavy taxes as the financial burden was passed on the common man by the rulers. अब रूलर्स पे जब ये आर्मी का एक्सपेंडिचर का, उसके खर्चे का, उसके मेंटेनेंस का जब प्रेशर पड़ा, तो वो प्रेशर रूलर्स ने खुद ना लेते हुए कॉमन मैन पे डाल दिया। जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था, टैक्स जो पे करते थे, उसको एक्स्ट्रा कर दिया गया। तो अब कॉमन मैन मान लो फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ पे करता था, अब उसको 200 रुपीज़ या 150 रुपीज़ पे करने, तो एक्स्ट्रा बर्डन बन गया। तो रूलर्स ने क्या किया, अपना बर्डन कॉमन मैन पे एज अ रेवेन्यू डाल दिया। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट रूलर टू एक्सेप्ट द अलायंस एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इट वॉज एक्सटेंडेड टू अदर एरियाज। तो हैदराबाद के जो निज़ाम थे, सबसे पहले उन्होंने इस अलायंस को साइन किया था, उसके बाद धीरे धीरे इंडियन के काफ़ी स्टेट सब्सिडरी अलायंस के अंडर आ चुके थे। नेक्स्ट चलते हैं हम वॉर विथ मैसूर। टीपू सुल्तान की हिस्ट्री कौन कौन जानता है? बहुत सारे लोग नाम तो सुना होगा। वॉर्स विथ मैसूर। Mysore emerged as a powerful state under the able leadership of Hyder Ali and Tipu Sultan. मैसूर साउथ में, यहाँ पर हैदर अली जो थे गजब पावरफुल रूलर थे। देखो बेटा, हैदर अली कोई पहले से किंग नहीं थे, ये वाडियार डायनेस्टी, वाडियार किंगडम जो था उसके चीफ कमांडर थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी पावर को एक्सटेंड करके अपना एक अलग से इंडिपेंडेंट किंगडम डिक्लेयर किया और वो रूलर बन गए। एज अ पावरफुल रूलर हैदर अली को माना जाता है और हिस्ट्री में उनके बहुत सारे सोर्सेज मिलते हैं। इवन टीपू सुल्तान जो उनके बेटे थे, उन्होंने भी अपने फादर के एडमिनिस्ट्रेशन रूल को एक्सेप्ट करते हुए अपनी टेरिटरी को बहुत एक्सटेंड किया। माना जाता है एज अ हिस्ट्री कि जो फर्स्ट वॉर रॉकेट था वो टीपू सुल्तान ने इन्वेंट किया था। और ब्रिटिशर्स ने सबसे ज़्यादा जिसके साथ प्रॉब्लम फेस की है, यानी वॉर में जिन्होंने सबसे ज़्यादा टक्कर दी है ब्रिटिशर्स को, तो वो हैदर अली और टीपू सुल्तान ही थे। The increasing influence of Hyder Ali and Tipu Sultan posed a challenge to the authority of British. हैदर अली और टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स के साथ उनकी हेल्प मांगने की, उन्हें हेल्प करने की, या उनके साथ कोई एग्रीमेंट साइन करने की, कोई अलायंस साइन करने की, कोई बॉन्ड में इंटरफेयर होने की कोई भी कंडीशन एक्सेप्ट नहीं की। तो ये सीधा सीधा एक चैलेंज था मैसूर की तरफ से ब्रिटिशर्स को। Hyder Ali recognized the danger posed by British to India. To meet the challenges, he started to modernize the army with the help of the French officer and also built a modern arsenal. देखो, टीपू सुल्तान और हैदर अली ये सिर्फ अपनी कंट्री तक ही बॉन्ड नहीं रहे थे, इनके जो रिलेशंस थे वो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ भी थे। तो जो फ्रेंच के लोग हैं, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हम अब 9th में पढ़ेंगे, तो जो फ्रांस के जो लोग थे उन लोगों के साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे। तो उन लोगों की मदद से इन्होंने देख लिया था कि हमने ब्रिटिशर्स को चैलेंज तो कर दिया है, अब वॉर तो होनी पक्की है, तो अपनी आर्मी को एक्सटेंड करते हैं, अपनी आर्मी की पावर को एक्सटेंड करते हैं, तभी तो लड़ पाएंगे। तो फ्रांस की मदद से इन्होंने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज़ किया। मॉडर्नाइज़ का मतलब नए नए टूल्स, इक्विपमेंट्स, जो हथियार होते हैं नए नए टाइप्स के, और स्ट्रैटेजी किस तरह खेली जाती है वॉर में, ये सारी चीज़ें इन्होंने अपनी फॉरेन कंट्रीज़ के से ली। और एक मॉडर्न आर्सेनल, आर्सेनल मतलब शस्त्रागार होता है, जहाँ पर बहुत सारे हथियार और टूल्स वगैरह जो वॉर्स में यूज़ होते हैं, एक मॉडर्न आर्सेनल बनाई, यानी जो नए टाइप की, नए ज़माने की, जो शायद किसी के पास थी इंडिया में।
This did not go down well with the British. After the death of Hyder Ali, Tipu Sultan continued with the policy of his father and trained his army. जब हैदर अली की डेथ हो गई तो टीपू सुल्तान ने अपने फादर की एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम और उनके रूल को अपनाते हुए इस टेरिटरी को आगे बढ़ाया। देखो, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई थी द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी 1767 में हुई थी। उसमें और सेकेंड मैसूर वॉर जब हुई थी, उस सेकेंड मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान के फादर हैदर अली की डेथ हो गई थी और इस सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद टीपू सुल्तान ने रूलिंग सिस्टम अपने हाथों में ले लिया था। फर्स्ट मैसूर वॉर भी हैदर अली जीते थे, सेकेंड मैसूर वॉर भी टीपू सुल्तान जीत चुके थे। ये ब्रिटिशर्स को बिल्कुल समझ में नहीं आया। इन थर्ड टीपू सुल्तान ऑल्सो ट्राइड रिस्ट्रिक्ट द स्पाइस ट्रेड ऑफ द ब्रिटिश इन द मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट जो नीचे साउथ की तरफ आता है, वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स का ट्रेड था स्पाइसेस, जो साउथ से वो स्पाइसेस लेके जाते थे, टीपू सुल्तान ने उस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। ऑल दिस लेड टू द एंग्लो मैसूर वॉर विच वर फॉट बिटवीन 1767 एंड 1799। 4 मैसूर वॉर हुई थी। इन द थर्ड मैसूर वॉर टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड एंड मेड टू साइन द ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम इन द ईयर 1792। जब थर्ड मैसूर वॉर हुई उस टाइम क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक लंबी वॉर के साथ जब वो लड़ रहे थे तो इन्होंने क्या किया था, थर्ड मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान को फ्रंट से वॉर करने के बजाय इन्होंने धोखे से पीछे से वार किया, यानी बैक टू वॉर पे अटैक किया, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान की जो स्ट्रैटेजी थी, और क्योंकि 2 वॉर वो भी इतनी लॉन्ग टर्म पे चल रही थी, तो काफ़ी टेरिटरीज़ जो थी ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई थी मैसूर की। और फोर्थ मैसूर वॉर में तो वो हालात बहुत बेकार हो गए थे। टीपू हैड थर्ड मैसूर वॉर हारने के बाद टीपू सुल्तान को सेरिंगापट्टम की ट्रीटी साइन करनी पड़ी। ट्रीटी का मतलब होता है एक एग्रीमेंट जहाँ पर उसमें कंपनसेशन मांगा जाता है, यानी जुर्माना मांगा जाता है, बहुत सारी टेरिटरीज छीन ली जाती है। टीपू हैड टू पे अ ह्यूज अमाउंट टू ब्रिटिश एंड गिव अवे अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी। The fourth and the last Mysore war was fought in 1799, in which Tipu Sultan died. The kingdom was divided. Among the British, the Marathas and the Nizam of Hyderabad. देखो हुआ ये था कि ब्रिटिशर्स फर्स्ट मैसूर वॉर में हैदर अली ने निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठास को अपने साथ कर लिया था, लेकिन सेकंड में निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठास ब्रिटिशर्स के साथ आ गए थे। थर्ड मैसूर वॉर में भी वो उन्हीं के साथ ब्रिटिशर्स की हेल्प कर रहे थे। और फोर्थ मैसूर वॉर में तो ये हुआ कि टीपू सुल्तान के बेटे को कैप्चर कर लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और बिटवीन दी वॉर उसे मार के टीपू सुल्तान के सामने रख दिया गया और ये कहा गया कि अगर तुम वॉर में पीछे नहीं हटते हो तो हम तुम्हारी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देंगे। अपनी फैमिली की वजह से टीपू सुल्तान वॉर से पीछे हट गए, और यही वजह थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टीपू सुल्तान को भी मार दिया और उसकी पूरी फैमिली को भी मार दिया। और मैसूर का जो किंगडम था वो मराठास हैदराबाद के निज़ाम और ब्रिटिशर्स ने आपस में बांट लिया। ये लेट्स चेक है, ये आप लोग एज अ होमवर्क कर लेना। और डू यू नो में क्या लिखा है, टीपू सुल्तान मॉडर्नाइज हिज आर्मी ऑन यूरोपियन लाइन्स। इट सेड दैट द वाज अ इनोवेटर ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट वॉर रॉकेट। 2 of these rockets were captured by the British at Seringapatam and are displayed in a museum in London। यानी वर्ल्ड में सबसे पहले जो वॉर रॉकेट इनोवेट किया था, जिसने बनाया था, वो टीपू सुल्तान थे,
और क्यों ये बात आती है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जब आखिर में जब डिफीट किया था तो वहाँ से कैप्चर किए गए थे 2 वॉर रॉकेट और उसे आज भी लंदन के म्यूज़ियम में रखा गया है। तो ये बात गलत नहीं है। आती है नेक्स्ट हमारी मराठास। दी मराठास बिकम वेरी वीक आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। ये आपका होमवर्क है कि तीनों बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी और किसके साथ हुई थी, ये आप लोग लिखोगे अपनी फेयर नोटबुक में। यूनिटी अमंग द डिवाइडेड इनटू मराठा चीफ वाज डिस्ट्रॉयड एंड दे वर divided into many states under different chief and mainly the Bhosle, Gaikwad, Scindia and the Holkars। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद मराठास जो थे वीक हो गए थे क्योंकि डिफीट हो गए थे वो, और उसके बाद जो मराठास बहुत पार्ट में डिवाइड हो गए थे। अब क्योंकि एक मराठास देखो, जैसे मुग़ल एम्परर में मुग़ल एम्परर का किंग ही पूरे मुग़ल एम्पायर पे रूल करता था, लेकिन मराठास में ऐसा नहीं था। मराठास में स्टार्टिंग में सब एक थे, बाद में डिसयूनिटी हुई और बहुत सारे डिवाइडेशन ऑफ ग्रुप दिखे जो अलग अलग हो गए। भोंसले, गायकवाड़, होलकार, सिंधिया, पेशवा, तो ये सब डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो गए। द पेशवा वॉज द नॉमिनल हेड ऑफ द कॉन्फेडरेसी। तो जो पेशवा थे पहले जो थे मराठास में किंग नहीं कहा जाता था, पेशवा कहा जाता था। तो पेशवा जो थे सबसे ऊपर थे, हेड थे, लेकिन आफ्टर द गैप बिटवीन अदर ग्रुप में जब गैप हुआ तो पेशवा सिर्फ एक नॉमिनल हेड हो गए, यानी सिर्फ मानने के लिए हेड थे, वरना सब जिसको जो करना था वो अपनी मर्ज़ी से अपने तरीके से अपना सिस्टम चलाता था। The British took advantage of their disunity and started to interfere in their internal affairs. This led to 3 Anglo-Maratha wars, 1775 to 1880. इस डिसयूनिटी का सबसे बड़ा फ़ायदा किसने उठाया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और इसी वजह से ब्रिटिश मराठास के इंटरनल अफेयर्स में, पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर किया, और यही कॉज है कि 3 एंग्लो मराठा वॉर हुई जो 1775 से चली 1818 तक। ओके, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 82 तक चली। इन दिस वॉर देयर वाज नो क्लियर विक्टर। It ended with the Treaty of Salbai, and the British got the right to occupy Salsette। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में कोई नहीं जीता ना कोई हारा, क्लियर विक्ट्री नहीं हुई थी, फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारी टेरिटरी जो थी वो सालसेट, आज महाराष्ट्र की एक जगह का नाम है, वसई कहते हैं जिसे हम, पहले उसे सालसेट बुलाया जाता था, वो ऑक्यूपाई कर ली और एक अलाइंस, एक ट्रीटी साइन हुई जिसे सालबाई की ट्रीटी कहते हैं। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई 1803 से 1805 तक। इन 1802 पेशवा बाजीराव टू साइन द ट्रीटी ऑफ बेसिन। 1802 में पेशवा बाजीराव टू जो थे उन्होंने बेसिन की ट्रीटी साइन की। इन दिस ट्रीटी The Marathas were forced to accept the term of the subsidiary alliance। इस ट्रीटी के बाद मराठास को सब्सिडरी अलायंस के अंडर आना पड़ा। The Sindhyas and the Bhosle refused to accept this, which led to Second Anglo-Maratha War। लेकिन जो सिंधिया और भोसले थे उन्होंने इस ट्रीटी को मानने से इनकार कर दिया, अलायंस के अंडर आने से इनकार कर दिया, तो ये सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के कॉज बने। इन दिस वॉर दे वर डिफीटेड एंड वर मेड टू एक्सेप्ट द टर्म ऑफ सब्सिडरी अलायंस। लेकिन ये दोनों ही इस वॉर में हार गए और इन्हें भी सब्सिडरी अलायंस के अंडर आना पड़ा। द ब्रिटिश गेन कंट्रोल ओवर ओडिशा एंड द टेरिटरीज बिटवीन द गंगाज एंड यमुना। द पेशवा बिकम अ डिसग्रुंटलैंड पपेट इन देयर हैंड।
इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने ओडिशा और गंगा और यमुना के बीच के जो टेरिटरीज थी उस पर भी अपनी उस टेरिटरीज को भी ऑक्यूपाई कर लिया, कैप्चर कर लिया। और पेशवा जो थे वो एक तरह से पपेट बन गए थे। डिसग्रुंटलैंड पपेट का मतलब होता है बहुत गुस्से में थे वो पेशवा, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। ना चाहते हुए भी हम किसी का ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, तो उस वक्त हम कितने गुस्से में होते हैं, तो उसे डिसग्रुंटलैंड यानी ना चाहते हुए भी एक पपेट की तरह पेशवा बन गए थे। द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 to 1818. This war finally crushed the power of the Marathas and the Peshwa was dethroned. He was given a pension and sent to Bitur near Kanpur. The company became a paramount power in India. थर्ड मैसूर वॉर में मराठा पावर को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया था। पूरी मराठा एम्पायर को ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर रूल ले लिया और जो पेशवा को डीथ्रोन कर दिया। डीथ्रोन यानी उनसे पूरा रूलिंग सिस्टम छीन के उन्हें बिठूर, कानपुर के नियर एक छोटा सा गांव है बिठूर, वहाँ भेज दिया गया और ये कहा कि अब तुम यहीं रहो और हम तुम्हें हर मंथली पेंशन देंगे ताकि तुम्हारी लाइफ आराम से चलती रहे। तो यहाँ से पूरे मराठा एम्पायर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में आने के बाद इंडिया पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था ब्रिटिश अंडर रूल के इनलैंड। तो आज के लिए बहुत सारा हो गया है, हमने आज के लिए इतना ही। एनेक्सेशन ऑफ सिंध, पंजाब, ये सब हम सब्सिडरी अलायंस तो पढ़ लिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।